है ना, कि ग्राफिकल एनालिसिस जो आपने किया था, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। आज भी हम एक बेसिक्स का पार्ट ही पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज ए फेजर एनालिसिस। है ना, कि आज जो टॉपिक का नाम है इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, इट विल टेक टुडे एंड टू नेक्स्ट क्लास ऑल्सो, ताकि आपका बेसिक से स्ट्रांग हो जाए। एक बार बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर फर्दर हम और चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो आज हम बेसिक्स पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो आज जो आपका टॉपिक का नाम है ना, कि दैट इज योर फेजर एनालिसिस। है ना, कि वी कैन टॉक अबाउट द फेजर एनालिसिस। है ना, ये हम पढ़ते हैं। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर फेजर एनालिसिस। फेजर एनालिसिस, है ना, ये एसएचएम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, राइट। दिस इज नथिंग बट दिस इज द रिलेशन बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। कि फेजर एनालिसिस को इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन, राइट, सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, कि हाउ दिस सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम आर रिलेटेड। है ना, क्योंकि सेम टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। आपको हमेशा लगता होगा कि आई एम ऑलवेज यूजिंग ओमेगा, है ना, सेम एज ए एंगुलर स्पीड, इसमें हम इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं। तो इट इज इंडीड रिलेशन बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। तो जब हम ये रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फेजर एनालिसिस, राइट। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन। तो जस्ट आई विल राइट वन स्टेटमेंट, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ, राइट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। है ना, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, ऑन is diameter is simple harmonic motion. Simple harmonic motion, है ना, ये आपका होता है ना। तो सिंपल से एक ही स्टेटमेंट है कि प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन इट्स डायमीटर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। है ना, कि भाई जब भी किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उसके डायमीटर पे जो प्रोजेक्शन होता है वो एसएचएम होता है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर हम कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, है ना, तो उसमें और एसएचएम में रिलेशन होगा। ये जस्ट हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल प्लॉट कर लेते हैं। वी कैन टॉक अबाउट दिस इज द सर्कल, है ना, एंड दिस इज द सर्कल, और इसका कुछ रेफरेंस आप डिफाइन कर लो। है ना, कि भाई आपने यहाँ पे ले लिया ऑरिजिन है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का ऑरिजिन वही है जो सेंटर का है ना। और हम ये ले रहे हैं कि जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। है ना, कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम है वो इस सर्कल का क्या है, बेसिकली आपका रेडियस है ना, कि इसकी रेडियस भी किसके इक्वल है, बेसिकली आपके एम्पलीट्यूड के, है ना। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि कोई भी पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है ना, यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा ओमेगा रिमेन कांस्टेंट, है ना, कि ओमेगा इज कांस्टेंट। कि जब भी किसी सर्कुलर मोशन में ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है इसके डायमीटर पे, है ना, डायमीटर के लिए ज्यादा वर्ड हम ये यूज कर लेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन ऑन एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, इज एसएचएम। कि जो सर्कुलर मोशन का एक्स और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा, प्रोजेक्शन का मतलब शैडो होता है, दैट विल बी परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल से हम बोलेंगे सपोज कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ एंड इट इज मूविंग अलोंग द सर्किल, ऐसे मूव कर रहा है, और पूरा एक सर्किल ये क्या करेगा, बेसिकली आपका कंप्लीट करेगा, है ना, कि पूरा एक सर्किल ये क्या करेगा, बेसिकली आपका कंप्लीट करके वापस सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना, कि जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या परफॉर्म करेगा, बेसिकली आपका एसएचएम, है ना, कि जो प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी परफॉर्म द एसएचएम। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा अभी।
तो जैसे किसी टी स्क्वायर 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा, है ना। एक लाइन खींचनी होती है जहाँ वो लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है, दैट इज नोन एज ए प्रोजेक्शन पॉइंट। तो सपोज टी स्क्वायर 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुए हम, है ना, कि टी स्क्वायर 0 पे हम यहाँ से स्टार्ट हुए, तो इसका प्रोजेक्शन अभी यहाँ पे था। कुछ टाइम पे बाद जो सर्कुलर मोशन का पार्टिकल इट विल कम हियर आफ्टर सम टाइम, देन प्रोजेक्शन जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब प्रोजेक्शन हैज मूव राइटवर्ड, है ना, कि प्रोजेक्शन जो राइटवर्ड मूव करके यहाँ पे आ गया। अगेन आफ्टर सम टाइम्स पार्टिकल विल रीच हियर, तो प्रोजेक्शन भी सेम पोजीशन पे ही आपका यहाँ पे पहुंच गया, है ना। तो मतलब जिस टाइम में इस पार्टिकल ने 1/4 सर्किल कंप्लीट किया, उसमें ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे आ गया। अगेन नाउ द पार्टिकल विल एंटर दिस पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा, तो नाउ द प्रोजेक्शन आपका जो हो गया वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये पार्टिकल हैज टर्न बैक, प्रोजेक्शन हैज टर्न बैक, प्रोजेक्शन टर्न बैक करके इस जगह पे आ गया, एंड अगेन यहाँ पहुंच जाएगा तो फिर से मीन पोजीशन में आ जाएगा। तो जिस टाइम में इसने हाफ सर्किल कन्वर्ट किया, उस टाइम में जो प्रोजेक्शन था उसकी हाफ साइकिल कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसका जो प्रोजेक्शन है दैट परफॉर्म द प्रोजेक्शन इज शैडो ऑन एक्स एक्सिस। बेटा प्रोजेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर होता है, कि जैसे पार्टिकल यहाँ पे है, इसके प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ से अगर मैं एक लाइन लूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो जहाँ पे वो कट करेगा दैट इज द प्रोजेक्शन, है ना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ रहा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर इस क्वाड्रेंट में फिर से यहाँ पे पहुँच गया, है ना। तो जिस टाइम में इसने सर्कुलर मोशन वाले पार्टिकल ने हाफ सर्किल कंप्लीट किया, उस टाइम में प्रोजेक्शन हैज कंप्लीटेड द हाफ साइकिल, यहाँ से जाके वापस यहाँ पे आ गया। नाउ इट विल एंटर द थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पहुँच जाएगा ये, तो जो प्रोजेक्शन होगा वो आपके नेगेटिव अप साइड में चला जाएगा, यहाँ पहुँच गया, तो नाउ पार्टिकल विल प्रोजेक्शन विल रीच हियर, है ना। अगेन हियर तो प्रोजेक्शन विल रीच हियर, अगेन अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो प्रोजेक्शन जो हो गया फिर से टर्न बैक हो गया, है ना, एंड इट रीच हियर, और अगेन सेम पॉइंट पे रिपीट हो गया, मींस प्रोजेक्शन भी ऑरिजिन पे आ गया, है ना। तो सिंपल सा है कि व्हेन दिस रोटेटिंग पार्टिकल, हाँ सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो, है ना, सही बोल रहे हो आप, इसमें डिस्प्लेस फ्रॉम द मीन पोजीशन पे आएगा, सही बोल रहे हो आप इसमें। तो सिंपल सा हम ये बोल रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन द एक्स और वाई एक्सिस जो होगा वो एसएचएम होगा। तो जैसे जैसे ये सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल ने एक सर्कल कंप्लीट किया, दिस प्रोजेक्शन हैज मूव्ड राइटवर्ड, अगेन मीन पोजीशन, देन लेफ्टवर्ड, देन अगेन मीन पोजीशन, तो मतलब वन साइकिल हैज कंप्लीटेड। तो जिस टाइम में सर्कुलर मोशन का पूरा एक सर्किल कंप्लीट होगा, उसमें इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी से व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन, कि अगर मैं बात करूंगा बेसिकली आपका सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड क्या होगा, तो सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड हम जानते हैं 2π/ω होता है ना। हियर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, है ना, कि ये ओमेगा क्या होता है बेसिकली आपका एंगुलर स्पीड होता है। तो सेम वे जिस टाइम में एक सर्किल ये कंप्लीट करेगा, प्रोजेक्शन दैट इज परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन विल कंप्लीट वन साइकिल, है ना। तो अगर मैं एसएचएम का टाइम पीरियड लिखूं तो सेम ही तो हो जाएगा, कि इफ आई टॉक अबाउट द एसएचएम टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी 2π/ω ही हो जाएगी, बस नाम हम चेंज कर देते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन, दिस ओमेगा इज कॉल्ड एज ए एंगुलर स्पीड, है ना। व्हेन वी टॉक अबाउट द एसएचएम, दिस ओमेगा इज नोन एज ए एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड टर्म जो है वो सेम है, बस आपका नॉर्मली जो है ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड क्या होता है बेसिकली आपका सेम होता है ना। तो नॉर्मली सर्कुलर मोशन में वी कॉल इट एज एंगुलर स्पीड, और जब हम इसमें यूज करते हैं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया। एंड ध्यान रखना, जो इस सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा दैट वी हैव टेकन द एम्पलीट्यूड, वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा कि इधर से राइटवर्ड गया तो प्लस ए पहुंच गया, फिर इधर गया तो ये माइनस ए पहुंच गया, और प्लस ए और माइनस के बीच में जैसे जैसे सर्कल परफॉर्म करेगा तो एसएचएम परफॉर्म करता रहेगा प्रोजेक्शन, है ना, कि प्रोजेक्शन जो परफॉर्म करेगा वो क्या परफॉर्म करेगा, एसएचएम। तो ये ध्यान रखना इसमें कि भाई जो प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑन एक्स और वाई एक्सिस जो होता है वो एसएचएम होता है। तो आई हैव टेकन एक्स एक्सिस, आप वाई ले सकते हो,
है ना, वाई में भी एसएचएम परफॉर्म करेगा, क्योंकि वाई में प्रोजेक्शन लेंगे तो मतलब वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप। प्रोजेक्शन का मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है ना, कि प्रोजेक्शन का मतलब होता है, दिस इज फर्स्ट स्लाइड ओनली, दिस इज फर्स्ट स्लाइड ओनली। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। तो वाई एक्सिस में भी ऐसा हो जाएगा, इट विल परफॉर्म बेसिकली आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक्स और वाई कुछ भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि वी हैव टेकन ऑल इक्वेशंस इन द एक्स एक्सिस फॉर्म, तो हम यहाँ पे एक्स ही यूज करेंगे, है ना। और सारी इक्वेशन ड्राइव होके आएगी। जो भी इक्वेशन पहले मैं सिंपल ऐसे लिख रहा था, नाउ वी कैन डिराइव इट, है ना, कि उसको हम क्या कर सकते हैं बेसिकली आपका डिराइव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म लिख लेना, यूनिफॉर्म मैं यहाँ पे मिस कर गया, ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन द एक्स और वाई एक्सिस इज एसएचएम। तो मतलब ये हो गया, वी कैन कन्वर्ट एसएचएम इनटू सर्कुलर मोशन एंड वाइस वर्सा। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हो जाएगा कि वी कैन कन्वर्ट एसएचएम इनटू सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, एंड वाइस वर्सा, है ना, कि भाई सर्कुलर मोशन को एसएचएम में कर सकते हैं, एसएचएम को सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, दोनों इंटरचेंजेबल है ना। क्योंकि एसएचएम से सर्कुलर मोशन में आसानी ये हो जाएगी, बिकॉज एसएचएम इज ए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। जब भी हम एसएचएम लिखते हैं ना, तो एसएचएम जो होता है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन ये होता है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन है वो तो सिंपल है। जब हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन ले रहे हैं जो कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो सर्कुलर मोशन जो है ये यूनिफॉर्म है। सर्कुलर मोशन जो है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, कि भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। तो ये फायदा हो जाएगा ना, एक ही ऐसा मोशन है जिसमें कि एक्सलेशन चेंज होता जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन वगैरह सॉल्व होगा। लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सलेशन है ही नहीं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब हो जाएगा कि ओमेगा की जो भी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, ओमेगा रिमेन कांस्टेंट, है ना। तो ये ज्यादा आसान होता है कि अगर आप एसएचएम को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि इसमें ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, उसके थ्रू न्यूमेरिकल को सॉल्व करना क्या होगा, आसान होगा, है ना। तो सिंपल सा एक की लाइन ये हो गई कि वी कैन कन्वर्ट एसएचएम इनटू सर्कुलर मोशन। हाँ, हाँ सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है बेटा, सर्कुलर मोशन हमने यूनिफॉर्म लिया है। एवरेज सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म थोड़ी होता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एसएचएम को जब हम कन्वर्ट करेंगे सर्कुलर मोशन में, तो जो एसएचएम होता है वो तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन होता है, इसमें एक्सलेशन चेंज होता रहता है, इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन जब इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो यूनिफॉर्म होगा, उसमें ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बेसिकली आपकी, नहीं नहीं नहीं, वो यूनिफॉर्म ही है बेटा, यूनिफॉर्म वर्ड ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं। जब एसएचएम, हम ये बोल रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का नहीं। बस सर्कुलर मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है ना, हो सकता है कि ओमेगा चेंज होने लगे, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम नहीं होगा। प्रोजेक्शन किसका एसएचएम होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का होता है। तो जब भी हम एसएचएम और सर्कुलर मोशन को आपस में कन्वर्ट करते हैं, तो जो सर्कुलर मोशन लेते हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, जिसमें कि ओमेगा क्या रहेगा बेसिकली आपका कांस्टेंट, है ना, कि ओमेगा की वैल्यू क्या रहेगी बेसिकली आपकी कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना इसमें। तो यूनिफॉर्म वर्ड आप यहाँ पे भी लिख लो कि हर जगह पे हम यूनिफॉर्म लगा रहे हैं। यूनिफॉर्म मीन्स इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी पार्टिकल की, लेकिन उसका ओमेगा क्या रहेगा बेसिकली आपका कांस्टेंट रहेगा, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, कि जो स्पीड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ एक्सलेटेड मोशन है बेटा, एक्सलेटेड मोशन, दिस इज योर यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन, है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन होता है। तो ये हम इस तरह से बात करते हैं, है ना। तो जो भी इक्वेशंस आपने अभी तक पढ़े हैं ना, वो सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स से बहुत इजीली आप डिराइव कर सकते हो। जो भी आपने पढ़ा था इक्वेशंस वगैरह, वो आप सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स यूज करके इजीली ड्राइव कर सकते हो। तो मैं उसको अभी शो करता हूँ, पहले आप इसको देख लो।
है ना, ये आपका है। चलो अब आ जाते हैं डेरिवेशन पे। मैंने ये फर्स्ट 3 क्लास एकदम बेसिक्स की है, और मैंने नीट के प्रीवियस ईयर्स देखे हैं, ज़्यादातर बेसिक्स से ही आ रहा है। जो अभी तक 3 क्लास में अपने पढ़े हैं मोस्टली क्वेश्चंस उसी से आ रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोकस हम करेंगे, है ना, कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। ये आपका कैसे, तो मैं यहाँ पे कोई फेजर डायग्राम बना लेता हूँ, है ना। इसी डायग्राम को भी कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम। जब हम सर्किल जब बनाते हैं ना इस तरह से, तो वही कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम। ये ऐसा है ना, कि यहाँ पे हमने सर्किल एक प्लॉट कर लिया, तो इसी से आपको डिराइव करना है। यू विल हैव टू डिराइव बाय दिस, है ना, ये आपका जाएगा। ओके, ये आपका आ गया है ना। नाउ वी विल गो फॉर द जो इक्वेशंस वगैरह को हम सर्कुलर मोशन से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो व्हेन वी जब भी हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं ना सर्कुलर मोशन और असिस्टेंट के रिलेशन का, देन वी कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम, है ना। किसी डायग्राम को वी कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, है ना, कि व्हेन वी रिलेट एसएचएम एंड सर्कुलर मोशन, तो जिस डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं वी कॉल्ड एज ए फेजर डायग्राम। तो हम यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस बना लेते हैं ऐसे, कि भाई ये आपका ऑरिजिन था, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये आपका वाई एक्सिस आ गया। मैं एक्स का ही लेता हूँ क्योंकि सारा रेफरेंस आपने एक्स से ड्राइव किया हुआ है ना। तो मैंने ये बोला कि टी इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को जरूरत थोड़ी कि ऊपर में ही होगा, यहाँ पे, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो सपोज टाइम इक्वल टू 0 पे मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ओमेगा का इस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो इनिशियल एंगल होगा वर्टिकल से, इस लाइन को आप ऐसे ज्वाइन कर दोगे, एंड दिस इनिशियल एंगल इज नोन एज ए इनिशियल फेज। जो आपने एक टर्म यूज किया था कि दिस फाई इज कॉल्ड एज ए इनिशियल फेज, है ना, कि ये जो फाई होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज। तो मतलब इनिशियल जो एंगल होगा वाई एक्सिस से टी इक्वल टू 0 पे, दैट इज नोन एज द इनिशियल फेज। इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है ना। इनिशियल फेज 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। इनिशियल फेज कैन बी एनी एंगल, एंगल बिटवीन, है ना, 0 to 2 पाई, 2 पाई के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है, 0 to 2 into पाई, है ना, कि भाई 0 भी हो सकता है, पाई/2 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, एनीथिंग। तो फाई इनिशियल फेज का मतलब वही है कि टी इक्वल टू 0 पे वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज इनिशियल फेज, है ना। सिंस दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग, तो आफ्टर टी टाइम इट विल रीच हियर, एंड मीनवाइल इट विल रोटेट सम एक्स्ट्रा एंगल, है ना, कि अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड आफ्टर टी टाइम इट विल रोटेट सम एक्स्ट्रा एंगल, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो दिस एंगल इज सपोज ओमेगा टी, है ना, ये जो एडिशनल एंगल होगा ये एंगल कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाता है। दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। बाकी में तो फिर एक्सटेंशन वाला टर्म भी आएगा ना, हाफ अल्फा टी स्क्वायर, लेकिन चूंकि यूनिफॉर्म है इसलिए ओमेगा टी आ जाएगा। तो मतलब फाई एंगल था, बट एडिशनल एंगल ओमेगा टी ट्रेवल कर गया, मतलब ये जो टोटल एंगल हो गया ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब आप देखो कि ये तो मैंने बात की सर्कुलर मोशन की, अब मैं इस टी टाइम पे अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ले लूं यहाँ पे, तो ये जो प्रोजेक्शन होगा इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये, तो मैं ये एक्स निकाल सकता हूँ ना कितना होगा, क्योंकि इस सर्कुलर मोशन का एक्सेस पे जो परपेंडिकुलर या प्रोजेक्शन होता है इट विल बी द एसएचएम। आई कैन राइट द एक्स कितना हो जाएगा, आपको पता है ये जो रेडियस होती है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है, तो मतलब ये पूरी लेंथ जो होगी वो ए हो जाएगी,
है ना। तो जो x की वैल्यू होगी वो a का कंपोनेंट ही तो हो जाएगा। तो जस्ट आपने ये बोला कि एक ट्राइंगल आप बना लो यहाँ पे इस तरह से, दिस इज द ट्राइंगल, है ना। आपने बोला ये एम्पलीट्यूड है, राइट, दिस इज x, और ये वाला जो एंगल है ना, वर्टिकल से ये वाला जो एंगल है दैट इज ओमेगा टी प्लस 5। तो ए का इसके अलोंग जो कंपोनेंट x होगा हम लिख सकते हैं, ये जो कंपोनेंट होगा ये आपका जस्ट ये आ जाएगा कि x इक्वल टू आपका आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस 5। कर सकते हैं वैसे, है ना, कि भाई इस ट्राइंगल में आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो निकाल लिया हमने कि अगर t इक्वल टू 0 पे वर्टिकल एंगल 5 था, एडिशनल एंगल ओमेगा टी ट्रेवल कर गया, तो इसका मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो a साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। बेटा आई आर क्या है, ठीक से पूछो क्या पूछ रहे हो आप, है ना, इसको जरा ठीक से पूछो आप क्या पूछ रहे हो। तो एक कहा मतलब क्या, कौन सी लेंथ डिनोट करता है? कौन कहाँ पे किस डायग्राम में? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में ये रेडियस होता है, ओके सर। ये वाला, ये रेडियस हो जाएगा, ये कहीं भी ले सकते हो, वर्टिकल रेडियस, ये रेडियस, तो मैंने ये लाइन ले लिया, ये पूरा, ये डिस्टेंस पूरा ये हो जाएगा। एम्पलीट्यूड और रेडियस सेम होते हैं, ये जो सर्कुलर मोशन का एस्टेम का एम्पलीट्यूड होता है वही सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है। तो ये हाइपोटेनस ए हो गया, तो उसी को मैंने रीड्रॉ कर दिया यहाँ पे, दिस इज ए, ये एक्स है, तो ए का कंपोनेंट ही तो एक्स हो जाएगा ना। तो आपको ये एंगल पता है कि आपने बोला वर्टिकल से ये वाला जो एंगल है ये आपका ओमेगा टी प्लस 5, तो ए का साइन कंपोनेंट एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू जो होगा वो ये साइन ओमेगा टी होगा, ये तो हम जानते ही हैं, ये चीज़ तो आपने लिखा था। तो उस टाइम मैंने आपको जस्ट लिख दिया था कि ये होता है, मैंने बोला कि ये जो इक्वेशंस होगी इट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, इसलिए ये एसएचएम की इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं कि भाई ये कैसे आया, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो व्हाट आई हैव सेड, सर्कुलर मोशन का जो प्रोजेक्शन होगा वो एसएचएम होगा। तो आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे लिया और उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट एक्स निकाल लिया, जो कि ए का कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि इसका जो रेडियस होगा उसका क्या होगा, कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू ये आ गई, वेलोसिटी भी आ जाएगी। आप एकदम ध्यान से देखना, वेलोसिटी को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट द वेलोसिटी ऑल्सो, यहाँ पे मैं वेलोसिटी भी चेक कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी लीनियर, है ना, ये आपकी ओमेगा ए हो जाएगी, है ना, कि पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी ओमेगा इंटू ए, वी इक्वल टू ओमेगा आर तो होता है सर्कुलर मोशन में। और आपको पता है कि लेकिन जो इसकी वेलोसिटी होगी ये ओमेगा ए नहीं होगी, बल्कि ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, कि जो ये वी एस एच एम की वेलोसिटी होगी दिस विल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द ओमेगा ए, कि भाई जिसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ही तो ये इधर जाएगा, तो ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये वाला एंगल भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा ये वाला एंगल आपका ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। आप ज्योमेट्री थोड़ा देख लेना, ये पूरा एंगल अगर ओमेगा टी प्लस 5 है तो ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। तो ओमेगा ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू द ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो सिंपल सा हम बोलेंगे ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होगा और ये इस प्रोजेक्शन की वेलोसिटी होगी, तो हम यहाँ पे वी लिख सकते हैं, वी इक्वल टू आपका हो जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करके भी आता था कि एक्स को डिफ्रेंशिएट करके यही आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे पर्पज ये है कि सर्कुलर मोशन के काइनेमेटिक्स से ये सारे एसएचएम के इक्वेशंस लिखना, कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका प्रोजेक्शन एसएचएम होता है। तो सबके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैंने ले लिए, ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हो जाएगा, ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका वी हो जाएगा, ऐसे एक्सलेशन भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसमें एक्सलेशन तो होता ही है ना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है तो एक्सलेशन तो होता ही है आपको, है ना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन वो एक्सलेटेड मोशन होता है, क्योंकि इसमें सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन तो होगा, कि सेंटर की तरफ क्या आ जाएगा बेसिकली आपका एक सेंट्रीपिटल एक्सलेशन, ये आपका,
है ना, कि सेंटर की तरफ सेंटीमीटर एक्सटेंशन आ जाएगा, और ये जो सेंटीमीटर एक्सटेंशन होगा इसकी वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगी, है ना, जानते हैं सर वो हाँ बताओ। सर वो जो v का इक्वेशन है उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? बेटा ओमेगा टी प्लस फाइव जो ऊपर लिखा है, ओके सर। ओमेगा टी प्लस फाइव, जो ये लिखा है वही लिखा है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, यही चीज था, यही चीज तो हमने यहाँ पे लिखा वी हो जाएगा, ऐसे आपका ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर एक्सटेंशन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्सटेंशन हो जाएगा। तो जब मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा, है ना, कि जब मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा ऐसे, है ना, थोड़ा ट्रिकी है समझना इससे, लेकिन समझ जाओगे आपसे। तो ओमेगा स्क्वायर ए का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आपका हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये क्या हो जाएगा इसलिए आपका ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो सिंपल सा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा टी टाइम पे, तो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स हो गया, ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी हो गया, और ओमेगा स्क्वायर ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए तो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होता है ना, वो तो है ही, ये भी तो ओमेगा स्क्वायर ए भी तो मीन पोजीशन की तरफ ही है, और चूंकि एक्स के अपोजिट है इसलिए एक्सलेशन हम ये लिख लेंगे, एक्सलेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा टी प्लस। तो मैंने क्या किया था, पहले सीधे इसको लिख दिया था, अब मैंने बोला नहीं वो ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही होगा, तो आ गया, फिर मैंने इसको डिफरेंशिएट करके ये लेके आया था मैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने बोला ओमेगा ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये, फिर इसको डिफरेंशिएट करके ये आ गया था, तो जरूरत नहीं है, ओमेगा स्क्वायर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये। तो मतलब वही है कि सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन जो होता है वही क्या होता है बेसिकली आपका एसएचएम होता है। इस सारे डिस्कशन का बेसिक मतलब यही है ना, कि इस डायरेक्शन माइनस लिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। आप देखो ये एरो लेफ्टवर्ड आ रहा है, तो एक्स अगर राइटवर्ड है और एरो लेफ्टवर्ड है तो उसका निगेटिव ले लेंगे ना, है ना, कि एक्स के अलोंग चीज पॉजिटिव हो जाएगी और उसके अपोजिट चीज क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जैसे वेलोसिटी तो अलोंग थी तो मैंने पॉजिटिव लिखा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट भी अलोंग था एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव लिखा है, लेकिन एक्सलेशन अपोजिट आ रहा है और मीन पोजीशन की तरफ ही एक्सलेशन होता है, तो ये आपका आ गया। तो ये तीनों इक्वेशन वैसे हम जानते हैं, है ना, कि वैसे आप ये तीनों इक्वेशंस क्या होता है जानते हो, उसको आप ध्यान रखना। तो इसी को मैंने सर्कुलर मोशन की काइनेटिक्स से ड्राइव किया है ना। सर बस ये वाला नहीं समझ में आया कि ये जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट बना हॉरिजॉन्टल करने के लिए, तो ओमेगा ए और वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच का एंगल ओमेगा टी प्लस वो कैसे पाई हो गया, ओमेगा टी प्लस। अच्छा वो कैसे हो गया? हाँ सर। अच्छा वो तो आप ट्रायंगल से ले लो बेटा, आप देखो इसी ट्रायंगल से मैं शो कर लेता हूँ, है ना, कि वो एंगल कैसे हो जाएगा, है ना। हाँ मतलब सिर्फ कंसिडर हम इसलिए कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि बेसिकली एसएचएम जो है ना वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही हो रहा है। यहाँ से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसे, इस सारी चीजों को, है ना। ये आपका ऐसा आ गया। तो जैसे आपने बोला ये ट्रायंगल था, है ना, ये वर्टिकल आपने बना लिया ऐसे, और ये आपने इस तरह से ले लिया, है ना। आपने ये बोला कि ये वाला जो एंगल होगा वर्टिकल से, दिस एंगल इज ओमेगा टी प्लस फाइव, ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। तो आप देखो कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा ले लूँ, एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूँ यहाँ पे ऐसे, यही तो वी की डायरेक्शन थी ओमेगा ए की, है ना, कि वी की जो डायरेक्शन थी वो यही तो थी। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल वही होता है ना, दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल क्या होता है बेसिकली आपका यही होता है। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करूँ, है ना, तो आप इसको इस तरह से देख लो कि अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो दिस एंगल विद 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, कि भाई ये वाला जो एंगल होगा, ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एंड दिस ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू दिस हाइपोटेनस। तो दो लाइंस के बीच में एंगल जब भी थीटा होता है तो उसके परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल सेम होता है, तो दिस एंगल विल आल्सो बी द ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपने ले लिया ऐसे, है ना, क्योंकि जब भी हम दो लाइन ऐसे प्लॉट करेंगे ना, जैसे आप लॉज ऑफ मोशन में प्लॉट करते थे, आप बोलते थे कोई वेट है, ये mg है,
है ना। तो सिंपली आप बोलते थे कि ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे ये एंगल थीटा होगा। तो आई वी से सो, क्योंकि दिस टू लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर के बीच में भी एंगल थीटा होगा। वही मैंने यहाँ पे यूज किया है कि अगर ये एंगल फाई है तो विल ड्रॉप परपेंडिकुलर हियर। ये अगर कोई लाइन है तो ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है तो ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, है ना। ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इसलिए आपका ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और अब इस बात है कि ये एंगल अगर ओमेगा टी प्लस फाई है तो यहाँ भी आपका ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। जस्ट थोड़ा सा यूज करना है। तो ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये पूरा 90 था, ये भी एंगल ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो वही मैंने यूज किया कि ओमेगा ए का ऑरिजिनल कंपोनेंट जो होगा वो ओमेगा ए का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक्सलेशन के कंपोनेंट के लिए एक्सलेशन इस डायरेक्शन में था ऐसे, है ना। दिस इज इक्वल टू द ओमेगा स्क्वायर ए। तो ये फाइव एंगल है तो यहाँ पे साइन कंपोनेंट आ जाएगा ना। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, साइन कंपोनेंट। ये आ गया। तो जस्ट तो ज्योमेट्रिकली हम यूज कर रहे हैं, है ना। तो थीटा के टर्म्स में आपका, तो ये जस्ट मैंने ये तीनों इक्वेशन लिख लिया आपका इस तरह से, है ना। कि तीनों इक्वेशन आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, है ना। आप वाई भी ले सकते हो, है ना। कि एसएचएम अगर वाई डायरेक्शन में है तो वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे, बिल्कुल सही है। कि अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम हो रहा है तो जो आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया इसकी जगह पे वर्टिकल ले लोगे। तो वर्टिकल लेंगे तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस साइन में आ जाएगा और ये माइनस कॉस में आ जाएगा। तो वो चीज़ चेंज हो सकती है ना। तो वाई का एक्सप्रेशन भी सेम हो जाएगा। जैसे एक्स के लॉन्ग लिया है आपने तो हॉरिजॉन्टल लिया है, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग एसएचएम हम लेते तो सारे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाते हैं, है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सर्कुलर मोशन ही एसएचएम है, एसएचएम है सर्कुलर मोशन, दोनों आपस में क्या होते हैं बेसिकली यू कैन कन्वर्ट। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस कंसेप्ट से भी सॉल्व होते हैं और क्लैरिटी आती है सब चीज़ों की कि भाई वाई वी हैव रिटन दिस काइंड ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो वो इक्वेशन आ रहे हैं एक्चुअली सॉल्व करके, है ना। तो आप लिख लेना इस तरह से, है ना। क्या आपका इस तरह से। तो सारे एंगल मैंने शो कर दिए हैं। प्लस फाइव है, देन दिस विल बी ओमेगा टी प्लस फाइव एंड दिस विल बी द ओमेगा टी प्लस फाइव। तो उसी के अकॉर्डिंग साइन या कॉस कंपोनेंट मैंने डिसाइड किया है ना। ये एम्पलीट्यूड था पूरा हाइपोटेनस, ये जो चीज होगी ये ए का कंपोनेंट हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जो कि एक्स के इक्वल है ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो ये थोड़ा सा इसी को भी कॉल एज ए फेजर डायग्राम। और जो फेजर एल्जेब्रा होता है दिस इज सिमिलर टू द वेक्टर एल्जेब्रा। ये भी एक लाइन लिख लेना पहले ही पेज में, आप इसको आप फर्स्ट पेज पे लिख लो, है ना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट तो आपने ये लिखा है फर्स्ट लाइन कि वी कैन कन्वर्ट इन द एसएचएम टू द सर्कुलर मोशन एंड वाइस वर्सा। और सेकंड लाइन लिख लो कि फेजर एल्जेब्रा इज सिमिलर टू वेक्टर एल्जेब्रा। सिमिलर टू वेक्टर एल्जेब्रा, वेक्टर एल्जेब्रा, है ना। कि जो फेजर एल्जेब्रा होता है ये वेक्टर एल्जेब्रा के जैसा ही होता है ना। तो वेक्टर मेथड भी हम इसमें यूज करेंगे। तो दो ही लाइन इसमें है कंसेप्चुअली देखा जाए तो, कन्वर्ट करना और फेजर एल्जेब्रा सिमिलर टू द वेक्टर एल्जेब्रा होता है ना। तो देखा जाएगा दिस इज नोन एज ए फेजर एनालिसिस, है ना। ये रिलेशन बिटवीन द दीज टू थिंग्स। इससे आपको इनिशियल फेज का कंसेप्ट भी सही से समझ में आ जाएगा। अभी जब मैं न्यूमेरिकल लूंगा ना, है ना, कि न्यूमेरिकल जब मैं लूंगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इनिशियल फेज का बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सर फर्स्ट लाइन पे जाओ ना एक बार। अभी दिखा रहा हूँ बताओ। दिस इज सेकेंड स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड ये वाली।
सर इसका ये फेजर अलजेब्रा सिमिलर टू वेक्टर अलजेब्रा, इसका यही मतलब हुआ ना कि जो भी वेक्टर के लॉज हैं हम लोग उसको इसमें अप्लाई कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, ये वेक्टर अलजेब्रा में जो मेनली रिजल्टेंट के जो फॉर्मूले होते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप वेक्टर में रिजल्टेंट निकालते हो ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम में यूज होगा, उसको हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि भाई जो भी आप वेक्टर के अलजेब्रा यूज करते थे उसको हम इसमें यूज कर सकते हैं। हैं। ठीक है सर। फेजर में और भी बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन आपके काम का बस यही 2 लाइन है ना। वैसे तो फेजर अलजेब्रा बहुत बड़ा एक टॉपिक होता है, लेकिन फिलहाल हम यही जानते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा की ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाले जो रिजल्टेंट के फॉर्मूले होते हैं, है ना, कि भाई 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है ना। कि जैसे नेक्स्ट पेज पे अगर हम आ जाएं, सर ये डायग्राम्स याद रखने हैं? नहीं, ये समझना है आपने, याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मैंने बोला कि 2 वेक्टर हैं ऐसे, है ना, एक ए है और एक दूसरा बी है, तो इसका रिजल्टेंट हम जानते हैं कि इसके रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है दिस एंगल इज थीटा, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा दिस इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो जैसे वेक्टर में करते हैं वैसे हम फेजर में भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस एंगल इज फाई, तो tan फाई भी लिख सकते हैं इसमें। tan फाई की वैल्यू होती है b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी cos थीटा। ये दोनों फॉर्मूले हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द a एंड b। बिटवीन a एंड b, है ना, तो a एंड b के बीच का अगर एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला और एंगल का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें भी, है ना। वी कैन यूज इन फेजर ऑल्सो, है ना, इसको फेजर में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं एक आपको कंसेप्ट डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, आई विल डिस्कस वन कंसेप्ट, वेट फॉर अ मोमेंट। ठीक है, तो मैं इसके एक कंसेप्ट आपको बता देता हूँ यहाँ पे। So, हाँ बोलो। so I got disconnected for a minute. Can you please tell me, like what is this? ये वेक्टर अलजेब्रा की चीजें हैं, दिस आर द वेक्टर अलजेब्रा। Oh, okay, like These are there. in the formula. हाँ, सिंपल फॉर्मूला है आपका। Okay. ए एंड बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है वेक्टर में, और उसका रिजल्टेंट का ए से जो एंगल फाई है तो उसका tan फाई ये होता है। दिस इज द सिंपल वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा। एंड तो फेजर अलजेब्रा भी सिमिलर ही होता है, ऐसे ही हम इसमें भी रिजल्टेंट निकालते हैं, है ना। आई विल शेयर वन क्वेश्चन, उससे आप समझ जाओगे कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी थ्योरी इसमें न्यूमेरिकल से आपकी आएगी, है ना, कि बहुत सारी थ्योरी न्यूमेरिकल के थ्रू हम पढ़ते हैं इसमें। सर प्लीज शो द स्लाइड। यार अभी शो कर रहा हूँ बेटा, हाँ पहले आप इसको कर लो फिर मैं स्लाइड शो करता हूँ, है ना। ये जो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है आप देख लो, कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फाइव फॉर फॉलोइंग 6 केसेस। इनिशियल फेज कितना होगा, दिस फाइव इज नोन एज ए इनिशियल फेज, है ना, दिस इज नोन एज ए इनिशियल फेज। इनिशियल फेज हम कैसे निकालें, इनिशियल फेज आई मैं शो करूंगा प्रीवियस स्लाइड, इन ऑल केसेस। तो ये वैसे आप सॉल्व कर लोगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना, कि बाद में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन अटेम्प्ट। देखो जैसे इनिशियल फेज बोला हुआ है, अगर t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, दिस इज x, एंड dx by dt इज ग्रेटर देन 0, देन व्हाट इज द इनिशियल फेज। तो
तो हम फर्स्ट ए केस का एक सर्कल बना लेंगे छोटा सा, हमेशा एक सर्कल बना लो ऐसे, और एक क्रॉस लाइन बना लो, इसी को फेजर डायग्राम बोलते हैं इसमें। तो ये क्या बोल रहा है, टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 है, मतलब एक्स 0 मतलब यहाँ पे पार्टिकल है, एंड डी एक्स बाई डी टी इज ग्रेटर देन 0। तो डी एक्स बाई डी टी ग्रेटर देन 0 मतलब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब इधर जा रहा है ऐसे। ये केस है फर्स्ट केस, तो इसका इनिशियल फेज 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका जब प्रोजेक्शन लेंगे तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा ना, तो वर्टिकल से उसका एंगल 0 है, तो फर्स्ट केस में हम लिखेंगे इनिशियल फेज इज 0। इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 और डी एक्स बाई डी ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 होता है तो लेफ्टवर्ड जा रहा होता है, ग्रेटर देन 0 मतलब ये राइटवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन राइटवर्ड है, तो इनिशियल फेज 0 हो जाएगा। सेकंड केस में भी ये बोल रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे अभी भी एक्स इक्वल टू 0 है, बट डी एक्स बाई डी टी इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब पार्टिकल अभी भी ऑरिजिन पे है लेकिन इस तरफ है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। तो क्या इसका इनिशियल फेज होगा? 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री, बिल्कुल 180 डिग्री, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पोजीशन का सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होता है, लेकिन आपको पता है अगर लेफ्ट डायरेक्शन है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल जो होगा वो यहाँ पे होगा ना, है ना। तो इनिशियल फेज का मतलब ये पूरा एंगल ही तो होता है वर्टिकल से, है ना। आप समझ गए कि ये जब इधर जा रहा था ये, तब तो यहाँ पे होगा, जब टर्न होके यहाँ पे आएगा तब तक ये सर्कुलर मोशन वाला तो यहाँ पे आ चुका होगा ना, तो ये इधर आ जाएगा इस तरह से पार्टिकल, है ना। तो अब इस बात है ये वाला जो इनिशियल फेज होगा इस केस में कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो वो ध्यान देना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। सी पे आ जाते हैं, सी पे इसने बोला टी सर सेकंड वाला आप एक बार रिपीट कर सकते हैं, वो 180 डिग्री। 180 डिग्री इसलिए हुआ बेटा क्योंकि राइटवर्ड था तो यहाँ पे था, अगर लेफ्टवर्ड होगा तो इसका सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल इस जगह पे होगा ना, तो इसका यस सर, कितना हो जाएगा, ये वाला 180 डिग्री। 80 डिग्री हो जाएगा। So phase वाला angle we always measure with the Positive topmost वाला axis. point. पॉजिटिव वाई एक्सिस, Okay, sir. एंगल जो फाई लेते हैं वो हम पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कन्वेंशन है, एक कोई कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, है ना, कि पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेते हैं इसमें एंगल, है ना। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ये फाई पाई हो जाएगा। सी पे आ जाते हैं, टी इक्वल टू 0 पे एक्स की वैल्यू ए होगी, तो जब एक्स इक्वल टू ए पे होता है तो कोई मोशन होता ही नहीं है, तो डी एक्स बाई डी टी राइट साइड पे कहीं भी सरफेस पर होगा। हाँ यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं भी नहीं, यहाँ पे प्लस से तो ये होता है ना, इसकी रेडियस यस सर, यस। यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से इसका एंगल आप देख लो कितना हो जाएगा वाई एक्सिस से, तो इस केस में इनिशियल फेज जो होगा वो पाई बाई 2 हो जाएगा। डी पे आ जाते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस ए पे होगा। अभी माइनस ए में आपको ध्यान देना है कि माइनस ए का मतलब हो गया यहाँ पे लेफ्ट साइड। हाँ, तो जो एंगल लेंगे ये पूरा एंगल लोगे ऐसे वर्टिकल से, हमेशा हम एंगल जो ले रहे हैं वो वाई एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये एंगल पूरा ले लोगे, ये एंगल हम पूरा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, मतलब इस केस में इनिशियल फेज 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। इनिशियल फेज कुछ भी हो सकता है ना, 3 पाई बाई 2 में 270 डिग्री, है ना। तो ये डिसाइड करता है कि इनिशियल फेज क्या होगा इसमें, है ना। इसलिए मैंने फाई के बारे में पहले ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था, मुझे पता था उस टाइम आपको उतना पता नहीं चलेगा ये, अब आप जान जाओगे। तो माइनस ए अगर है टी इक्वल टू 0 पे तो इनिशियल फेज 3 पाई बाई 2 होगा। ऐसी सी ई पे आ जाते हैं, ई पे इसने बोला हुआ है कि टी इक्वल टू 0 पे, है ना, ये ध्यान देना आप थोड़ा सा, टी इक्वल टू 0 पे ये था ए बाई 2 पे था, है ना, ए बाई 2 पॉजिटिव है यहाँ पे कहीं पे, और डी एक्स बाई डी टी लेस देन 0 है मतलब निगेटिव इस तरफ। तो इसका जब हम प्रोजेक्शन लेंगे इस तरह सर्कुलर मोशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2 पॉइंट आ सकते हैं, या तो ये पॉइंट होगा या ये पॉइंट होगा। तो कौन सा पॉइंट होगा इसमें, कौन सा लोगे पॉइंट आप, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला। नीचे वाला। क्यों नीचे वाला? क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना, यस सर। तो तब लेते जब हम ये राइटवर्ड जा रहा होता, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका होगा ना, है ना, कि जब भी कोई चीज़ राइटवर्ड जा रही है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर लेफ्टवर्ड जा रही है तो सेकंड में है, इधर आ गया तो थर्ड में आ गया,
फिर इधर आ गया तो फोर्थ में आ गया। तो क्वाड्रेंट का डिसाइड करना है आपको, है ना, कि क्वाड्रेंट आपको डिसाइड करना होगा, है ना। इसमें हम क्वाड्रेंट क्या करेंगे, इसलिए आपका डिसाइड करेंगे, है ना। मैं इसको फिर से थोड़ा सा डायग्राम क्लियर बना देता हूँ, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस की कमी हो गई यहाँ पे, है ना। इस डायग्राम को थोड़ा ठीक से, डायग्राम ठीक से बनना चाहिए आपका, है ना। तो ये आपने ले लिया ऐसा, है ना। ये तो आपने π/2 ले लिया है, यहाँ पे जो एंगल होगा वो π/2 हो जाएगा, है ना। इस केस में अगर हम एक सर्कल बनाए ऐसे, वही मैंने बोला है कि ये π/2 पे तो था, इस तरह से क्रॉस ही बना लिया करो। यहाँ पे a/2 पे तो था ये पार्टिकल, लेकिन चूंकि लेफ्टवर्ड जा रहा था, लेफ्टवर्ड जा रहा मतलब इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, तो एंगल जब हम निकालेंगे तो ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल, है ना। तो ये पूरा एंगल कितना होगा आप देख लो, ये कंप्लीट एंगल कितना हो जाएगा आपका, या मैं इसको ना एक दूसरे पेज पे शो करता हूँ। 5/6. हाँ 5/6 सही है आपका आंसर। वैसे मैं एक दूसरे पेज पे शो करता हूँ ऐसे लास्ट के दोनों क्वेश्चन को, है ना, ये आप करेगा। तो ये लास्ट स्लाइड भी देख लेना आप इसमें, है ना। जस्ट मैंने बोला कि जो ई पार्ट था इसका, ई पार्ट में आपने एक सर्कल बना लिया ऐसे, ये ऐसा, इस तरह से आपका, ये आपका ऐसा, है ना। तो अब इसमें यही था कि a/2 पे तो था ये, मतलब ये डिस्टेंस तो इसकी a/2 होगी, t = 0 पे, लेकिन ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी लेफ्टवर्ड थी, तो आपने बोला इसका क्वाड्रेंट जो होगा वो ये होगा। अब आपको ये पूरा एंगल निकालना है कि व्हाट इज दिस कंप्लीट एंगल। तो बीच वाला एंगल मैं निकालना चाहूँ अगर, तो cos थीटा से मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि हाइपोटेनस तो इसका ये होगा, तो जो cos थीटा होगा वो आपका हो जाएगा हाफ हो जाएगा, है ना। cos थीटा की वैल्यू हाफ हो जाएगी ना इस ट्रायंगल में, ये जो बीच में ट्रायंगल बन रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये बीच वाला एंगल जो होगा वो हाफ हो जाएगा, मीन्स थीटा की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री मीन्स π/3 हो जाएगी। लेकिन उसमें π/2 ऐड भी तो करना पड़ेगा आपको, एंगल तो ये पूरा लेना है। तो इस केस में जो इनिशियल फेज होगा वो π/2 + π/3 हो जाएगा। तो किसी ने सही बोला है 5π/6 हो जाएगा, इनिशियल फेज विल बी द 5π/6, है ना। तो इसका आंसर 5π/6 हो जाएगा, है ना। इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, जैसे कि आपका 5π/6 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही इसका एक और पार्ट था, उसको शो करते हैं क्या चीज़ थी उसमें। वो हाफ डिस्टेंस पे है ना? हाफ डिस्टेंस पे a/2 पे, a/2 पे पूरा एम्पलीट्यूड अगर ये होता है ना, यहाँ तक तो पूरा ये होता है +a, तो उसके हाफ पे ही, है ना, उसके किस पे बेसिकली आपकी ये हाफ पे। Sir, could you please go back to the question? अभी आ रहा है सर वो फेज एंगल का पार्ट रिपीट कर सकते हो? नहीं सर। कौन सा फेज एंगल का पार्ट सर π/2 + π/3। बेटा। आप देखो ये बीच वाला एंगल कितना होगा, इफ आई आस्क व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जो मैंने π/3। किया है, तो मैंने इसको थीटा ले लिया, तो cos थीटा = हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो a/2 डिवाइड, दिस इज a/2 डिवाइडेड बाई a, मीन्स हाफ हो गया, यस सर। तो 60 डिग्री आ जाएगी, 60 मीन्स π/3 हो गया। लेकिन आपको तो एंगल तो ये पूरा लेना है ना आपने, तो उसमें π/2 यस सर। बीच वाला एंगल हो जाएगा, तो टोटल एंगल 90 + 60 हो जाएगा। 90 + 60 मीन्स ये 5π/6 Yes, हो जाएगा। यस सर। आंसर आ गया। तो ये ई पार्ट आपका आ गया, है ना। ऐसे एक और पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, फिर आई विल बी गो बैक, ये आप उसको सॉल्व कर लो, है ना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आप उससे सॉल्व कर सकते हो इससे, क्योंकि ये काफ़ी कुछ आप कर चुके हो, है ना। तो उसको मैं ला देता हूँ क्वेश्चन को, यू कैन गो फॉर दिस, है ना। ये आपका आ जाएगा इस तरह से, है ना। ये So can you show the question where you have written everything? क्या चीज़, आपने बाजू में वो सर्कल के डायग्राम ड्रॉ करके अरे एंगल वो तो बेटा डिसअपियर हो गया, वो किसी के पास स्क्रीनशॉट होगा तो बता सकता है वो गड़बड़ होता है जब हम दूसरा शेयर करते हैं ना, तो यहाँ से हट जाती है चीज़ें, वो रीड्रॉ नहीं हो सकती है वो।
कोई नहीं, कोई स्क्रीनशॉट होगा या मैं भेज दूंगा आपको नोट्स। बस आप भी समझ लो कि क्या क्या होगा। फर्स्ट केस में फाई जो था वो 0 था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड केस में फाई की वैल्यू पाई थी। थर्ड केस में फाई जो होगा वो π/2 होगा। इस केस में फाई इक्वल टू 3π/2 हो जाएगा। और इस केस में आपने फाई अभी निकाल लिया 5π/6। अब ये लास्ट केस आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या आएगा? एफ पार्ट में इनिशियल फेज की वैल्यू क्या होगी? हाँ सही आंसर, श्रेया एंड राधा, योर आंसर आर करेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है फेजर। हाँ सही आंसर, साहिल शर्मा, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाओगे कि भाई ये सर्कल बना लो, आप बड़ा सा बना लो थोड़ा सा। ऐसे किया आपने तो आपने बोला x की वैल्यू a/√2 है। a/√2 मतलब यहाँ पे है ना। एंड dx/dt इज लेस देन 0 मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है। तो जो क्वाड्रेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला एंगल निकालेंगे। If this base is a/√2, this hypotenuse is a, then what is this angle? तो अगेन cos theta इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा यहाँ पे। और cos theta अगर 1/√2 है, मीन्स थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 45 डिग्री आ जाएगी, मीन्स π/4 आ जाएगा। तो दिस एंगल इज π/4, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। इसका आंसर π/4 सही नहीं होगा, क्योंकि एंगल तो आपको पूरा लेना होता है ये वाला। दिस कंप्लीट एंगल यू विल हैव टू टेक, है ना, कि पूरा एंगल हम लेते हैं ऐसा। तो ये जो एंगल होगा, ये आपका जो इनिशियल फेज आप लिखोगे, दिस इज द π/2 प्लस π/4 हो जाएगा। तो आपने सही आंसर भेजा है, इसका आंसर 3π/4 हो जाएगा इनिशियल फेज। आंसर ऑफ इनिशियल फेज विल बी द 3π/4। दिस इज द करेक्ट आंसर। देवयानी सही आपका आंसर, है ना, ये आपका आ गया 3π/4। तो जो लास्ट वाला आंसर था, दिस इज 3π/4। तो ऐसे ही सबको सॉल्व किया मैंने। वही मैंने बोला है, फाई कुछ भी हो सकता है। आपको पता नहीं होता ना, t=0 वी हैव टेकन। हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी t=0 ले सकते हैं इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग दिस फाई विल चेंज, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये फाई क्या होगा, बेसिकली आपका चेंज होगा, है ना। तो हम कर सकते हैं इस तरह से। तो इसी को हम बोलते हैं फेजर एनालिसिस। जब एसएचएम को हम सर्कुलर मोशन से रिलेट करते हैं, तो दैट डायग्राम इज नोन एज ए फेजर डायग्राम, एंड दिस होल ट्रीटमेंट इज नोन एज ए फेजर एनालिसिस। बहुत पावरफुल टूल होता है, इट्स वेरी पावरफुल टूल, है ना। तो हम कर सकते हैं। चलो और भी क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि अभी बेसिक्स जो 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, दैट इज द बेसिक इक्वेशंस, ग्राफ एंड फेजर, ये थोड़ा सा अभी क्लियर करना बहुत जरूरी है ना। इसमें कमांड आनी चाहिए अच्छे से, देन ओनली यू कैन प्रोसीड फर्दर। चलो आई विल शेयर फ्यू क्वेश्चंस। अच्छा ये तो है ही, ठीक है। चलो बैकवर्ड आते हैं, है ना। अब आप इजीली सॉल्व कर लोगे सारी चीजें। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। है ना। तो किसी भी एसएचएम की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ना, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो मतलब इसने बोला राइट द इक्वेशन ऑफ एसएचएम जिसमें कि ये चीज हो। तो फाइव तो निकालना है, कितना होगा इंटेरेक्टली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फाइव। कितना फाइव हो जाएगा निकाल लो।
क्या फाई आ जाएगा इसमें? है ना, तो अभी जो किया वही चीज तो है ये। हाँ सेम कंडीशन है ये तो, बिल्कुल सही है। टी इक्वल टू 0 पे इस पे था एंड गोइंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन था, तो इसका फाई अभी आपने निकाल लिया। दिस इज 3π/4, है ना, तो इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, है ना। 3π/4 सही है आपका, सही बोल रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन का ये था। तो इस क्वेश्चन जो होगी वो ये हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे विल राइट द 3π/4। दिस इज द इक्वेशन कि जिस एसएचएम की ये बात कर रहा है उसका इक्वेशन ये हो जाएगा, है ना। एवरी सारे इक्वेशन में डिफरेंस जो होगा इसी का तो होगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहती हैं, है ना। कि ये आपका आएगा, बिल्कुल सही है, सारा आपका आंसर सही है ना, सही है आपका। भाई हर इक्वेशंस जो होंगी एसएचएम की वो डन, ये सारी चीज़ें तो कॉमन होंगी, यही तो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर ये चीज़ अलग अलग होंगी तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन चेंज होती रहेगी, इनिशियल फाइस, है ना, तो हम कर सकते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन ही था। अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज़ों पे। सर एक बार सॉल्यूशन दिखाओ, हाँ वो सॉल्यूशन प्रीवियस वाले का। अच्छा, Last सॉल्यूशन ये लिख लो, ये डन सर। भाई मैं जिस क्वेश्चंस को बोलूँ उसको सॉल्व करना, ऑल विल डू, लेकिन धीरे धीरे करेंगे थोड़ा सा। हाँ यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम, T इज द एम्पलीट्यूड, है ना, और कैपिटल T इसमें जो दिया हुआ है टाइम पीरियड है। पीरियड हाँ, your answer is correct. Sara, your answer is correct. Rachita, your answer is correct. Chetna, your answer is correct. Rai, your answer is correct. Anika, your answer is correct. Aditi, your answer is correct. Divyesh, your answer is correct. सही है, सब लोग सही आंसर लेके आ रहे हैं. All answers are correct. Devyani, your answer is correct. अथर्वा, your answer is correct. है ना, सही है आपके आंसर्स, है ना. तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन, है ना. देखो मेरे मेन पर्पस क्वेश्चन को देने का था, दो मेथड्स बताना. इसको सॉल्व करने का मेथड 1 है ना. मेथड 1 तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से कर सकते हैं. इसमें ये तो पूछा हुआ है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है बिटवीन प्लस ए एंड माइनस ए, है ना. तो अगर t इक्वल टू 0 पे ये यहाँ पे था at x इक्वल टू 0, then how much time it will take, है ना, to reach x इक्वल टू a/2. ये तो पूछा हुआ है इसने.
हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द x इक्वल टू a बाई 2। ये पूछा हुआ इसने कि इसको यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो मेथड 1 मैं यूज करता हूं सिंपल इक्वेशन से, सिंपल इक्वेशन यूज करके। तो आपको पता है एसएचएम का एक्स का इक्वेशन जो होता है वो ये होता है, आपको पता है इसमें टी स्क्वायर 0 पे एक्स 0 पे था ये और राइटवर्ड जा रहा था, तो इसका जो इनिशियल फेस होगा वो 0 हो जाएगा, तो ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये इस इक्वेशन से हो जाएगा, है ना। तो यही तो मुझे निकालना है कि कितने टाइम पे इस x की वैल्यू a बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ पुट कर दो कि x की वैल्यू a बाई 2 हो गई इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। यहाँ से a कैंसिल हो गया, साइन ओमेगा टी हाफ आ गया, मतलब ओमेगा टी जो होगा वो पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इस टाइम की वैल्यू पाई बाई 6 ओमेगा। सिंपल ट्रीटमेंट है ना, इसमें कुछ है ही नहीं कि भाई इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एट व्हाट टाइम x इज इक्वल टू a बाई 2, क्योंकि x और t का रिलेशन ही तो है। तो a बाई 2 इक्वल टू आ गया, साइन ओमेगा टी हाफ आ गया, मीन्स ओमेगा टी ये आ गया, मीन्स पाई बाई 6 ओमेगा आ गया, है ना। फाइव जीरो बेटा अभी तो आपने पढ़ा कि भाई t इक्वल टू 0 पे अगर वो ऑरिजिन से स्टार्ट हो तो 5 0 होता है ना, ये 5 0 हो जाएगा। उसने दिया ना x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके यहाँ पे तक ले जाना है, तो आपने t इक्वल टू 0 वहीं ले लिया, तो इसलिए 5 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्म में आपने सॉल्व किया, और आपको था ओमेगा की वैल्यू हम जानते हैं चूंकि t के फॉर्म में था, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, इसको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो t बाई 12 आ जाएगी। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, है ना, कि भाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए आपका d बाई 2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका आ गया बेटा, ये इसमें कुछ नहीं है, ये था 5 0 लेके ये आ गया। आपने बोला किस टाइम पे x की वैल्यू a बाई 2 होगी, तो इसी को मैंने यूज कर लिया यहाँ पे, a बाई 2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी अगर 1 बाई 2 मीन्स ओमेगा टी 30 डिग्री आ जाएगा ना, और 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 ही तो होगा, ओमेगा टी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6 होगा, और ओमेगा टी अगर पाई बाई 6 है तो टाइम की वैल्यू पाई बाई 6 ओमेगा आ जाएगी। लेकिन इसने टाइम पीरियड के टर्म्स में बोला हुआ है तो उसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो टी बाई 12 आ गया, है ना। तो टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, इसलिए आपका टी बाई 12 आ गया, तो बी ऑप्शन सही आ गया। तो ये तो एक ट्रीटमेंट है कि आपने सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री यूज किया और सॉल्व कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो आप इसमें। अगर मैं मेथड 2 यूज करूँ, मैं इसको थोड़ा सा फेजर से अगर करूँ, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज करो। मेथड 2 में हम फेजर इन्वॉल्व कर लेंगे, है ना। ये तो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए दोनों मेथड आपको एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में फेजर मेथड ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। तो कुछ नहीं है बेटा, ये एक सर्कल बना लिया हमने, एकदम ईजी, है ना। ये पूछ रहा है कि पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे आ गया, तो इसको A0 से a बाई 2 तक आने में कितना टाइम लग गया, ये तो पूछ रहा है। तो आप देखो ये तो एसएचएम वाला पार्टिकल इस तरह से मूव किया ना, अगर मैं इसको सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करूं तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, तो मतलब सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ गया, इसी का तो टाइम आपको निकालना है। तो सर्कुलर मोशन वाले ने कुछ एंगल ट्रेवल किया, ये इसने ये वाला एंगल कुछ ट्रेवल कर लिया, थीटा, है ना। तो ये थीटा हम जानते हैं कितना है, अभी तो आप देख लो इस ट्रायंगल से, अगर बेस a बाई 2 है और हाइपोटेनस अगर a है, परपेंडिकुलर अगर a बाई 2 है और हाइपोटेनस अगर a है, तो इस ट्रायंगल में जो साइन थीटा होगा वो a बाई 2 डिवाइड बाई a हो जाएगा, मीन्स ये हाफ आ गया, मीन्स ये जो थीटा होगा वो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो मतलब जिस टाइम में ये 0 से a बाई 2 पे आया, सेम टाइम में इसने पाई बाई 6 एंगल ट्रेवल कर लिया, तो कितना टाइम लग जाएगा पाई बाई 6 एंगल में अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो अभी आपने पढ़ा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है, तो टाइम की वैल्यू थीटा बाई ओमेगा हो जाएगी, तो थीटा पाई बाई 6 है बाई ओमेगा, ये आपका पाई बाई 6 ओमेगा आ गया, है ना। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की कोई जरूरत ही नहीं, आप ऐसे कर लो सीधे, है ना। भाई यहाँ से आया तो एंगल इसने पाई बाई 6 ट्रेवल किया,
और थीटा इज इक्वल टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पाई ओमेगा टी होता है, तो टाइम की वैल्यू ये आ गई, तो पाई बाई 6 ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा की जगह पे यही चीज़ सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो कितना आ गया टी बाई 12। दोनों चीज़ें या तो आप फेजर से कर सकते हो या सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। लिख लो इसमें। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साथ, है ना। दोनों मेथड हम यूज कर सकते हैं, मेथड 1 भी मेथड 2 भी, जो भी आपको ठीक लगता है। आपका वो जो कल मैं डिस्कस कर रहा था करेक्शन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड आंसर की, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में करेक्शन है 35 में, वो 20 ठीक है, 20 का आंसर ठीक दिया गया, 35 ही है, उसका आंसर सी सही होगा, 36 है। बाकी तो सारे आंसर की सही है ना, ये हम कर लिया सही। ठीक है ना, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। किसी भी टाइम को निकाल सकते हैं, 0 से a/2, a/2 से a, ये सेम नहीं होते हैं। 0 से a/2 और a/2 और से a सेम नहीं होते हैं, है ना। -a से +a, कोई भी इस एंगल से आप निकाल सकते हो। बेटा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी तो होता ही है कि भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, जैसे s इक्वल टू vt होता है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल s इक्वल टू vt होता है, तो s की जगह पे थीटा आ गया, v की जगह पे ओमेगा आ गया, यूनिफॉर्म के लिए। अदरवाइज तो एक्सलेशन भी आ जाएगा आपका। भाई ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया बेटा मैंने, ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है ना, उसको आप यहाँ पुट कर दो, तो t/12 आ जाएगा। आपने आंसर ओमेगा के टर्म्स में निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में टाइम पीरियड के टर्म्स में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2π टाइम पीरियड हो जाएगा, है ना। तो हम कर सकते हैं ऐसे, तो दोनों मेथड आप यूज कर लो, जैसे s इक्वल टू vt होता है वैसे थीटा इक्वल टू ओमेगा t होता है। ये आपका गैस दिस, तो दिस वे वी कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना। और भी देखते हैं, एक सर्कल से सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं इसमें, है ना, कि एक सर्कल से सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं इसमें। है ना, ये नहीं अभी करना, ये भी करेंगे बाद में, क्वेश्चन सारे करेंगे हम। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो आप, है ना। दिस कंसेप्ट इज नोन एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ SHM। कॉम्बिनेशन ऑफ SHM मतलब थ्योरी का ही पार्ट है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, कि दो SHM को कंबाइन करेंगे तो SHM ही बनता है, तो उस कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, कॉम्बिनेशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। हाँ, थर्वा एंड सारा योर आंसर आपका है। ध्वज सही है आपका आंसर, सुमति सही है, प्राची सही है आपका आंसर।
रचिता योर आंसर इज करेक्ट, सही है ना, सही बता रहे हो आप आंसर। हर्षद योर आंसर इज करेक्ट, है ना, सही आंसर आप सही बता रहे हो, आंसर इज द सी, है ना, आंसर जो होगा वो सी होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का। सी आंसर इज करेक्ट, है ना, बी ए या बी सही नहीं है, सी आंसर इज करेक्ट। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का जब हम बात करेंगे तो दो एसएचएम को कंबाइन करके जब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, या इसको आप इक्वेशन मत लिखो, वी राइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट इक्वेशन, रिजल्टेंट एसएचएम। जब दो एसएचएम को कंबाइन करके आप ये निकालोगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, है ना। तो रिजल्टेंट एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सिंपल दोनों का सम होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, फंक्शन एल्जेब्रिक सम होता है ना, वेक्टर सम दूसरी चीजों में आएगा, सिंपल x1 और x2 का सम हो जाएगा। तो सिंपली वी कैन राइट इट एज a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस π/4, है ना। लेकिन आपका जो इक्वेशन होगा ये ऐसे आप छोड़ नहीं सकते ना, कि वैसे तो सिंपल सम होता है, एल्जेब्रिक सम होगा, इन दोनों को सम करेंगे तो रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन इसको आपको इस पूरी चीज को इस फॉर्म में लाना होगा ना, x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, कि जो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको। तो इस फॉर्म को लाने के लिए आप दो मेथड आपके पास होते हैं, एक तो जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन की यूज़ कर लेते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाता है ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज़ करके या प्रॉपर्टीज यूज़ करके इसको कंबाइन करके हम इस फॉर्म में ले आते हैं। तो इस फॉर्म में जब ले आएंगे तो ये जो ए होगा इसी को हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। लेकिन वो बड़ा टीडियस मेथड है ना, कि वो बड़ा टीडियस मेथड, तो ऐसा नहीं करेंगे हम इसमें, इसी में हम लगा लेंगे फेजर अलजेब्रा। मैं बोलूँगा एक जो है ये ए है और ये आपका ये है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस जो होगा वो π/4 हो जाएगा, है ना। इन दोनों इक्वेशंस में जो फेज डिफरेंस होगा 45 डिग्री होगा, सिंपल आपका। इसी चीज को तो हम फेज बोलते हैं ओमेगा टी, इसका इनिशियल फेज 0 है, इसका इनिशियल फेज π/4 है, तो दोनों में फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इज π/4। अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे वेक्टर जैसा, कि फर्स्ट का एम्पलीट्यूड a1 है तो a1 को आप ऐसे प्लॉट कर लो, a1। सेकंड का एम्पलीट्यूड a2 है, लेकिन a2 इसके अलॉन्ग नहीं है, बल्कि a1 और a2 में फेज डिफरेंस है, और ये जो फेज डिफरेंस है ये 45 डिग्री है। अभी आपने बोला कि पहले और दूसरे में फेज डिफरेंस π/4 का है, 45 डिग्री आ गया। तो सिंपल से a1 a2 का रिजल्टेंट मुझे निकालना है, तो जैसे वेक्टर का निकालते हैं वैसे इसका भी निकाल लेंगे। तो a1 a2 का रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, ये a आ जाएगा। तो फॉर्मूला आप निकाल लो, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर वाला फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 इंटू cos 5, है ना। cos की जगह पे, थीटा की जगह पे आपका 45 डिग्री आ जाए, तो सॉल्व करके आपका ये आंसर आ गया। तो दिस विल बी द इक्वल टू द a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस √2 a1 a2, है ना। तो इससे जो है वही इससे भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकली कंबाइन करके यहाँ पे आ जाएगा यही चीज। तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड जो होगा वो ये होगा, है ना, कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। किसी में अगर आपको फेज चाहिए होता है कि रिजल्टेंट एसएचएम का ये फाई कितना होगा, जैसे फर्स्ट एसएचएम का इनिशियल फेज 0 है, दूसरे का इनिशियल फेज π/4 है, जो रिजल्टेंट होगा उसका इनिशियल फेज फाई कितना होगा, वो अगर निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। tan phi इक्वल टू होता है b sin थीटा, तो b sin थीटा का मतलब a2 sin 45 डिग्री डिवाइड बाई a1 प्लस a2 cos 45 डिग्री, ये इसका इनिशियल फेज आ गया। हालांकि पूछा नहीं हुआ है, अगर पूछा होता तो भी निकाल सकते थे, है ना। सेम वेक्टर वाले फॉर्मूले को हम इसमें यूज कर लेंगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम, तो आपका आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम x1 प्लस x2 क्यों है, प्रॉपर्टी है कि कुछ है? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको हम बोलते हैं,
when two SHM combined, तो resultant displacement is known as is equal to the sum of the individual displacement. This is known as the principle of superposition. ये होता है Okay, sir. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है कि जब भी कोई दो एसएचएम कंबाइंड होते हैं तो रिजल्टेंट एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट जो होता है इंडिविजुअल एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट के अलजेब्रिक सम के इक्वल होता है, सिंपल। लेकिन ऐसे करना बहुत मुश्किल काम है, वह इसको सी और प्लस डी के कुछ फॉर्मूले वगैरह को यूज़ करके ना बड़ा रिगरस ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, तो उससे भी यही आ जाता है इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जस्ट ये यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो ये ज़्यादा आसान है। तो इससे आपका दोनों पर्पस सॉल्व हो गया ना, ये भी आ गया एम्पलीट्यूड और फाई भी आ गया, मतलब रिजल्टेंट का एसएचएम का इक्वेशन आ गया, है ना? तो वी कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एसएचएम, है ना? चलो वी कैन अटेम्प्ट वन लास्ट क्वेश्चन, है ना, कि लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अभी आप थोड़ा सा क्वेश्चन सभी मॉड्यूल का अटेम्प्ट मत करना, जस्ट गो थ्रू द थ्योरी ऑफ मॉड्यूल एंड नोट्स की थ्योरी को रिवाइज करो बस। आप अभी थोड़ा सा और स्ट्रांग होना है इसे, है ना, किसको आपको और स्ट्रांग होना है अभी। अरे बुक क्या आपका बिजनेस, तो वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, देन वी एंड द क्लास, है ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, सारा योर आंसर इज करेक्ट, गुड, सही रिस्पॉन्स है आपका। गौतम सही है आपका आंसर। Aditi, your answer is correct. Rachita, your answer is correct. Chetna, your answer is correct. Rai सही है आपका आंसर। दिवेश सही है। Shantanu, your answer is correct. सही आंसर है ना, आपके ऑलमोस्ट आंसर जो है करेक्ट है ना। अनिका, योर आंसर इज करेक्ट। कुछ नहीं करना है आपको, आप एक क्वेश्चन लिख लो, जस्ट उल्टा क्वेश्चन ही तो है ये, इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, ए डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप सीधे ही फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। तो आपको निकालना है एक्स की वैल्यू कितनी होगी जब टाइम की वैल्यू जो होगी वो t/8 होगी, t/8 पे कितनी x की वैल्यू हो जाएगी तो आपको निकालना है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। श्रेया, योर आंसर इज करेक्ट। हर्षद, योर आंसर इज करेक्ट।
तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो x इक्वल टू, ये तो आप ऐसे छोड़ दो, साइन ओमेगा, ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2π/t, और टाइम जो है वो t/8 है ना, कि भाई ओमेगा की जगह पे 2π टाइम पीरियड होता है और टाइम t/8 है, तो t कैंसिल, यहाँ पे x विल बी इक्वल टू द a साइन π/4 मीन्स a/√2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो सिंपल a/√2 आ गया। साहिल शर्मा आपका आंसर सही है, श्रेया फिर आंसर इज करेक्ट, तो a/√2 आ गया। तो सिंपल आपने इससे यूज कर लिया, ये सिंपल है। जब तक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आए हम फेजर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल क्वेश्चन को तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज हम फेजर से भी कर सकते थे। आप एक सर्किल बना लो, है ना। तो मैं बोलूंगा कि यहां से स्टार्ट होता है तो t/8 में हाउ मच एंगल इट विल ट्रेवल, ये एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हम जानते हैं ओमेगा t होता है, तो ओमेगा इज द 2π/t और टाइम की वैल्यू t/8 दिया हुआ है, तो इट विल ट्रेवल द एंगल ऑफ π/4 मीन्स दिस एंगल विल द 45 डिग्री। तो जब ये सर्कुलर मोशन वाला 45 डिग्री ट्रेवल करके यहाँ पे आएगा तो जो उसका प्रोजेक्शन होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी आपको पता है कि एम्पलीट्यूड a होता है, तो ये a साइन 45 डिग्री हो जाएगी या cos 45 डिग्री हो जाएगी, बात एक ही है ना, कि a साइन 45 डिग्री मीन्स a/√2 आ जाएगा। ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई एंगल निकाल लो ओमेगा t से, तो दिस एंगल कम्स आउट टू बी द 45 डिग्री। इसका प्रोजेक्शन ही तो एसएम का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये साइन 45 आ गया मीन्स a/√2 आ गया। तो दोनों मेथड से डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। डी जो होगा वो क्या होगा, बेसिकली आपका सही होगा, तो कर सकते हैं इससे, ठीक है। ये आपका ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, आज के लिए इतनी काफ़ी है। कीप रिवाइजिंग थ्योरी ओनली, डोंट अटेम्प्ट न्यूमेरिकल राइट नाउ। व्हेन आई विल से कि नाउ स्टार्ट अटेम्प्टिंग न्यूमेरिकल, देन ओनली यू सॉल्व, अदरवाइज आप परेशान होगे फालतू में, उससे कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि मिक्स कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस होते हैं, तो अभी आपने पूरा किया नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्लास में भी अभी हम बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करेंगे, आई विल नॉट स्टार्ट एनी न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, है ना। ये जो बेसिक्स होते हैं ना फंक्शंस वगैरह के, ट्रिग्नोमेट्री के, इसी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे अभी, क्योंकि नीट में क्वेश्चन ही इसके ऊपर आ रहे हैं ज़्यादा। वो सोचते हैं बच्चों को ये सब नहीं पता होगा, लेकिन आपको तो पता है सारे, है ना, तो हम कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय सर। बाय। Thank you, sir. Bye, sir. बाय।